हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो कि आप लोग देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 को यह पेपर इस तरह का आया था और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है। इसको हम हल कराएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों को क्रमशः हल कराएंगे और शेष क्वेश्चनों को अगली वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, पुपुल जयकर। पुपुल जयकर इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का मैथ का है। चलिए देखते हैं। 10 टॉफ़ियाँ तथा 20 मिनट का क्रय मूल्य 40 रुपये है। यदि टॉफ़ियों तथा मिनट की संख्या आपस में बदल दी जाए तो कीमत 10 रुपये बढ़ जाती है। प्रत्येक मिनट का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर दे रखा है 10 टॉफ़ियाँ तथा 20 मिनट का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 10 टॉफ़ियों के क्रय मूल्य को x मान लेते हैं और मिनट के मूल्य को y मान लेते हैं। यहाँ पर 10x धन 20y का मूल्य 40 रुपये है। फिर कह रहा है यदि टॉफ़ियों तथा मिनट की संख्या को आपस में बदल दिया जाए। यहाँ पर आप बदल देंगे। यहाँ पर 20x धन 10y हो जाएगा यहाँ पर, और कीमत 10 रुपये बढ़ जाती है। यहाँ पर 40 से बढ़कर 50 हो गया। अब यहाँ पर समीकरण को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली समीकरण में। तो यहाँ पर हो जाएगा 20x धन 40y बराबर 40 दूनी 80। अब इसको घटा लेते हैं। 20x से 20x कैंसिल हो गया। 40 y में 10y 30y, यहाँ पर 50 में से 30 बचा तो y बराबर 1, यानी कि इसका आंसर 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी प्रत्येक मिनट का मूल्य 1 रुपये होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों को इसको बताना है 4 ऑप्शन में से कि तरल पदार्थ के घनत्व को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से पदार्थ के घनत्व को मापते हैं, जबकि आर्द्रता मापी यंत्र से आर्द्रता को मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ 64 आदमी, 48 महिलाएं तथा 32 बच्चे जिन्हें समान अनुपात के समूह में शामिल किया गया है, किसी को भी बिना छोड़े इस प्रकार के कितने समूह बनाए जा सकते हैं? आप लोग यहाँ पर को कम साफ दिख रहा है, इसलिए वीडियो को क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिएगा, जिससे आप लोग को स्पष्ट दिखने लगेगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। 64 आदमी हैं, 48 महिलाएं हैं तथा 32 बच्चे हैं जिन्हें समान अनुपात के समूहों में शामिल करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16। यहाँ पर 16 जो है 32 भी विभाजित हो जाएगा, 48 भी विभाजित हो जाएगा और 64 भी विभाजित हो जाएगा। यानी 16 के अनुपात में अगर सभी को रख देंगे तो सभी लोग बराबर अनुपात में बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी किससे संदर्भित करती है? बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पर जीवन की विविधताओं को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन जो है मैथ से है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है भाग को प्लस में और प्लस को भाग में आप लोग को बदलना है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 35, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 10 दिया गया, प्लस यहाँ पर दिया गया है। प्लस की जगह पर यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर भाग दिया गया है तो भाग की जगह आप लोग को प्लस लगाना है। 15
यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और 5, यहाँ पर वहीं से उतार देते हैं, -35 यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर 50 हो गया, 15 -35, तो 35 और 15, 50 और -50 दोनों कट जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग को 0। देख सकते हैं राइट आंसर है इसका बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत द्वारा जीते गए 2011 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया था? आप लोगों को बताना है 2011 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो ये भारत ने जीता था, और इसमें मैन ऑफ द मैच सीरीज जिसमें श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किस खिलाड़ी को चुना गया था? इसका राइट आंसर है ए नंबर, बी नंबर, युवराज सिंह। युवराज सिंह को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था 2011 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोग को, इसमें 4 युग्म दिए गए हैं, उनमें से कौन सा युग्म शेष से भिन्न है आप लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में देखते हैं पक्षी घोंसला, तो यानी कि पक्षी घोंसला में रहता है। और दूसरा दिया गया है स्कीमो इग्लू, स्कीमो लोग इग्लू में रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन सी नंबर दिया गया है मनुष्य मंगल ग्रह। और जो डी ऑप्शन है चूहा छिद्र, इसमें राइट आंसर आप लोगों को जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी ए, बी और डी में सभी लोग वहाँ पर मिलते हैं। पक्षी घोंसला में रहता है, स्कीमो लोग इग्लू का मकान बनाकर रहते हैं, चूहा जो है छिद्र बनाकर रहता है, लेकिन मनुष्य मंगल ग्रह में नहीं रहता है, मनुष्य कहीं भी रह सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रृंखला में अनुपस्थित का पता लगाएं। यहाँ पर आप लोग को स्पेस दिया गया है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिल करना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है बी, सी, बी, ए, बी। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग बी, उसके बाद फिर बी, यहाँ पर देख रहे हैं ई के बाद फिर 5वें नंबर पर ई, यहाँ पर स्पेस है। यहाँ पर भी देख लेते हैं के दिया गया है पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर के, और फिर 5वें नंबर पर के। इन चारों ऑप्शनों में से आपको कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऐसी दिख रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है ए। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग एच पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर और 5वें नंबर पर दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, फ्लूक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को बताना है इन चारों में से कि फ्लूक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यह जानवर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कुछ कथनों के साथ निष्कर्ष दिए गए हैं, तो ये कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। सभी दीवार घड़ियाँ एनालॉग हैं। दूसरे नंबर पर दिया गया है सभी कलाई घड़ियाँ डिजिटल हैं। तीसरे नंबर पर सब एनालॉग डिजिटल हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर कह रहा सभी दीवार घड़ियाँ एनालॉग हैं। उसके बाद कह रहा है सभी कलाई घड़ियाँ डिजिटल हैं, तो इसको अलग बना लेते हैं। सभी कलाई घड़ियाँ डिजिटल हैं। अब तीसरे नंबर पर कह रहा सब एनालॉग डिजिटल हैं, तो यहाँ पर सब एनालॉग डिजिटल है। यहाँ पर देखते हैं, अब निष्कर्ष निकालते हैं। सभी दीवार घड़ियाँ डिजिटल हैं, तो सभी दीवार घड़ियाँ यहाँ पर डिजिटल हो सकती हैं, क्योंकि दीवार घड़ी उसके बाद एनालॉग और उसके बाद डिजिटल, तो सभी दीवार घड़ियाँ डिजिटल हो सकती हैं। ये आपका निष्कर्ष निकल रहा है। दूसरा निष्कर्ष की ओर चलते हैं। कम से कम एक कलाई घड़ी एनालॉग है, तो एक कलाई घड़ी एनालॉग नहीं हो सकती है, क्योंकि ये अलग है, यहाँ पर डिजिटल की ओर प्रदर्शित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बारह, 16, 18 तथा 21 का लासा ज्ञात कीजिए। इसका लासा आप लोग निकाल लीजिएगा। 12, 16, 18 और 21, इसका लासा आप लोग निकाल लीजिएगा। लासा आप लोग को निकालना आता ही होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1008।
इन सभी का लासा 1008 आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक 8 मीटर गुणे 4.5 मीटर की दीवार की रोगन की लागत 4500 रुपये। तो प्रति वर्ग मीटर की लागत ज्ञात करना है आप लोगों को। तो इसका आप लोगों का सूत्र है आयतन। आयतन का आप लोगों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयतन के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दिया गया है 8 गुणे 4.5, तो ये हो जाएगा आपका 36 मीटर स्क्वायर। इस दीवार की रोगन की लागत 4500 रुपये है। तो 4500 रुपये में आप लोग को 36 का भाग दे देना है, तो आपको प्रति वर्ग मीटर की लागत पता हो जाएगी। 36 से भाग देते हैं 9, 9 से भाग दिए 4 बार, यहाँ पर 5 2 जीरो हो गए, 4 से भाग दिए तो 125। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता में टीपू सुल्तान मस्जिद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गीत अमर सोनार बंगला, अमर सोनार बंगला के रचयिता कौन है? तो आप लोग को इन चारों ऑप्शन से बताना है कि इस गीत के रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बंगला की रचयिता की है, जो कि यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को रीजनिंग से संबंधित है। यल अनुपात यम अनुपात यन को 5, 7 और 9 के अनुपात में दिया गया है। यहाँ पर यम बराबर 63 दिया गया है, तो यन माइनस यल बराबर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यल अनुपात यम अनुपात यन। तो यल को आप लोग 5 में अनुपात में दिया गया है, यम को 7 में दिया गया है और यन को 9 में दिया गया है। तो यम बराबर आप लोगों को 63 दिया गया है। तो यम को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यम बराबर आप लोग को 63 दिया गया है, जो कि यहाँ पे दिया गया है 7 के अनुपात में। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 9 में, तो 963 हो जाता है। इसी तरह 9 में आप लोग को यन का मान दिया हुआ है 9 के अनुपात में, तो 9 में आप लोग 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। और यल का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 5 में आप लोग 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 45। इन दोनों को आप लोग घटा दीजिएगा तो आंसर आप लोगों को 36 प्राप्त हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है तालिका वाला, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इस तालिका को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 2013 और 14 की वार्षिक आय को मिलाकर किस कंपनी की वार्षिक आय सबसे अधिक है? यहाँ पर वर्ष 2013 और 14 की बात की जा रही है। 2013 और 14 की बात की जा रही है कि किस कंपनी की वार्षिक आय सर्वाधिक है। तो यहाँ पर बात करते हैं 2013 और 14 की। इन दो वर्षों में किस कंपनी की वार्षिक आय अधिक है? तो इन दोनों में आप लोग को जोड़ते हैं। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3, 2, 5, 1, 600 आएगा। यहाँ पर 325 और 275 को जोड़ते हैं तो आप लोग को 600 प्राप्त होगा। यहाँ पर 375 और 400 को जोड़ते हैं तो 775 आएगा। और यहाँ पर 400 प्लस 400 को जोड़ेंगे तो 800 प्राप्त होगा। यानी कि इन 2 वर्षों में 2013 और 14 में अशोका कंपनी को सबसे ज़्यादा वार्षिक आय प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोका कंपनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हैं आप लोग 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं तालिका से संबंधित। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
चलिए पढ़ते हैं। वीडियो को क्वालिटी को आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को सही से दिख सके। तो चलिए पढ़ते हैं। कौन सी कंपनी वर्ष 2012 से 15 के दौरान अपनी वार्षिक आय में क्रमिक कमी को दर्शाती है? 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस कंपनी को अपने 2012 से 15 के दौरान वार्षिक आय में कमी को दर्शाती है? यहाँ पे 2012, 13, 14 और 15 को देखते हैं कि कमी, लगातार कमी दर्शा रहा है। यहाँ पर 150 से 225 हो गया, तो ये कंपनी नहीं हो सकती क्योंकि ये बढ़ रही है। वहाँ पे पूछा गया है कि कमी को दर्शाना है, तो 200 275 हो रही, फिर 325 हो रही, 350 हो रही, ये भी नहीं हो सकती। यहाँ पर अथर्वा कंपनी को देखते हैं तो ये 425 है सबसे पहले, फिर 2013 में 400 रुपये हो गए, 2014 में 375 रुपये हो गए, 2015 में 350 रुपये। तो यह कंपनी जो है लगातार कमी, प्रतिवर्ष की दर से कमी हो रही है। और यहाँ पर देखते थे, यहाँ पर भी कमी वृद्धि हो रही है, लेकिन अब अथर्वा जो है ऐसी कंपनी है जो प्रतिवर्ष क्रमिक दर से कमी हो रही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्वा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। एंजल और मिडास की चारों वर्ष की वार्षिक आय के योग का अंतर कितना है? यहाँ पर पूछा गया है एंजल और मिडास, इन दोनों कंपनियों के चारों वर्ष की वार्षिक आय के योग का अंतर कितना है? तो इस कंपनी का योग और इस कंपनी का योग जोड़ते हैं तो यहाँ पर 1050 हो गया, और यहाँ पर जोड़ते हैं तो 1150 हो गया। यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है, घटा देते हैं तो 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 100 मिलियन इन दोनों का अंतर है चारों वर्ष की वार्षिक आय में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। श्रृंखला में अनुपस्थित क्वेश्चन मार्क का पता लगाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को दिया गया है 5 से 14, 14 से 41, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद दिया गया है 365। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर 5 में 3 का गुणा किया गया है, 5 3 15, उससे 1 घटा दिया गया है। उसके बाद 14 में 3 का गुणा किया गया है और 1 घटा दिया गया है, तो 41 होगा। 41 में 3 का गुणा किया जाएगा तो 123 आएगा, उसमें से 1 घटा दिया जाएगा तो 122 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप लोगों को प्राप्त होगा। उसके बाद 122 में 3 से गुणा किया जाएगा तो 366 प्राप्त होगा, उससे 1 घटा दिया जाएगा तो 365। तो ये श्रृंखला आपकी चल रही थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, सभी कुत्ते जानवर हैं। सभी कुत्ते यहाँ पर जानवर हैं। दूसरा नंबर है, सभी जानवर स्तनधारी हैं। सभी जानवर स्तनधारी हैं। तीसरे नंबर पढ़ते हैं, कोई भी स्तनधारी चिड़ियाघर में नहीं है। यहाँ पर चिड़ियाघर को अलग बना देते हैं, चिड़ियाघर में कोई भी स्तनधारी नहीं है। अब आप लोग निष्कर्ष को पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष है, कुछ कुत्ते चिड़ियाघर में हैं। कुछ कुत्ते चिड़ियाघर में हैं, तो चिड़ियाघर अलग बना हुआ है, चिड़ियाघर में कोई भी कुत्ते नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कुछ जानवर चिड़ियाघर में हैं। कुछ जानवर चिड़ियाघर में नहीं हो सकते क्योंकि चिड़ियाघर अलग है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी नंबर पढ़ते हैं, कुछ स्तनधारी चिड़ियाघर में हैं। कुछ स्तनधारी चिड़ियाघर में नहीं हो सकते, ये भी आप लोगों का गलत है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन यही आपका बचा हुआ है, कोई भी कुत्ता चिड़ियाघर में नहीं है। तो चिड़ियाघर में कोई भी कुत्ता नहीं है, ये यहाँ पर सही है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह आप लोगों का कार्य समय का क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं इसको। यम एक काम को 12 दिन में कर सकता है, यन उसी काम को समाप्त करने में यम से आधा समय लेता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? चलिए इसको हल करते हैं।
यम का एक दिन का काम है 1/12 और यन उसी काम को समाप्त करने में यन से आधा समय लेता है, तो यन का एक दिन का काम हो जाएगा 1/6। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 12 1 आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसको हल करेंगे 3/12 आ जाएगा। यानी कि यन जो है दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में 1/4 कार्य को समाप्त कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में समानता का पता लगाना है आप लोगों को। यहाँ पर बल्ब, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती, ये 4 दिए गए हैं। इनमें आप लोगों को बताना है कि यह किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सभी मोम के बने होते हैं, तो सभी मोम के नहीं बने होते हैं। बी ऑप्शन में दिया गया है सभी बिजली पर काम करते हैं, तो यह भी ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा क्योंकि मोमबत्ती बिजली पर काम नहीं करती हैं। तीसरा नंबर देखते हैं सी, सभी दुकानों पर उपलब्ध हैं, यह भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि सूर्य दुकानों पर उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं सभी रोशनी के स्रोत हैं, तो यह है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी रोशनी के स्रोत हैं। बल्ब भी, सूर्य भी, लैंप और मोमबत्ती ये सभी रोशनी के स्रोत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, गणितीय ऑपरेटर इस गुणे का मतलब आर, प्लस का मतलब सी और भाग का मतलब ई है और माइनस का मतलब डब्लू है। तो आप लोग को यह क्वेश्चन हल करना है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है 4, उसके बाद दिया गया है सी की जगह आप लोगों को प्लस का चिन्ह लगाना है। आप लोग उसके बाद लिखा हुआ है 9 के बाद आर का मतलब आप लोगों को दिया गया है मल्टीप्लाई। उसके बाद दिया हुआ है 7, उसके बाद दिया हुआ है ई का मतलब आप लोगों को यहाँ पर भाग से संबंधित है, और उसके बाद दिया हुआ है 3, उसके बाद डब्लू दिया हुआ है, तो डब्लू आप लोगों को माइनस को प्रदर्शित करता है। उसके बाद 23 दिया हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर 9 × 7 यहाँ पर बटे 3 कर देते हैं। यहाँ पर 23, 3 से आप लोगों ने इसको काट दिया, 3 हो गए। यहाँ पर +4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 21 हो गए। यहाँ पर -23 लिखा हुआ है, यहाँ पर +4 आप लोग इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 21 × 4 = 25 -23, तो आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा +2 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा +2। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर फार FOR का मतलब दिया हुआ है 198, अल्टरनेट का मतलब दिया हुआ है, नेशनल का मतलब आप लोगों को निकालना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर यन को इसमें भी देख सकते हैं, NAT आप लोग को दिया हुआ है, तो NAT का मतलब आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ई के पहले 274 किस ऑप्शन में है, तो 2 4 इन सभी चारों ऑप्शनों में दिया गया है। आई का मतलब आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए, ALI तीसरे नंबर पर है 0 2 4 0, तो इन 2 ऑप्शनों में ये दोनों ऑप्शन आप लोग के गलत हो गए। अब देखते हैं NA का मतलब यहाँ पर फिर से 27 दिया हुआ है, और यल का मतलब आप लोग यहाँ से दूसरे नंबर पर 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यह सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IRS 1A भारत का क्या है। तो आप इन चारों ऑप्शनों में से आप लोगों को बताना है कि IRS फर्स्ट A भारत का क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला परिचालनात्मक दूर संवेदी उपग्रह। IRS जो है भारत का पहला परिचालनात्मक दूर संवेदी उपग्रह है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। यहाँ पर आप लोगों को बताना है, मैथ का सवाल है। 40 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो 40 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। यहाँ पर 25 छात्रों की औसत आयु 36 वर्ष है, 25 छात्रों की औसत आयु 36 वर्ष है। तो 25 × 6 = 150, 25 × 3 = 75, 75 × 15 = 90, यहाँ पर 900 हो जाएगा। बाकी छात्रों की औसत आयु आप लोगों को ज्ञात करना है।
तो बाकी यहाँ पर कितने छात्र बचे, 15 छात्र बचे। यहाँ पर औसत को मान लेते हैं यक्स, और यहाँ पर कितने बचे, 1200 में 300 बचे, तो 15 15 15 30 यहाँ पर, तो यक्स बराबर आप लोगों का आ जाएगा 20। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी छात्रों की औसत आयु क्या हो जाएगी, 20। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। 7 संख्याओं का योगफल आप दिया गया है 1050 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है और चौथी संख्या 126 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का आप लोग को औसत बताना है। यहाँ पर दिया गया है 7 संख्याओं का योगफल 1050 दिया गया है। पहली 3 संख्याओं का औसत 120 दिया गया है। तो यहाँ पर 3 संख्याओं का योगफल जो हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब एक संख्या और दी गई हुई है 126 चौथी संख्या, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 6 2 8 3 1 4 486 हो जाता है। तो अब बची बाकी की 3 संख्याएं। तो 7 संख्याएं हैं, 3 में से 1050 में से आप लोग 486 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आप लोग को प्राप्त होगा 564। और शेष कितनी संख्याएं बची हुई हैं, तो शेष 3 संख्याएं बची हुई हैं। 3 से आप लोग यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पर आप लोग को 188, यहाँ पर आप लोग को 188 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 188 होगा, ये जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। यदि x प्लस वाई बराबर y प्लस 23 दिया हुआ है और x माइनस 2y बराबर 15 दिया हुआ, तो x का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको x माइनस वाई बराबर 23, और यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 15। तो यहाँ पर x का मान निकालना है, तो यहाँ पर आप लोग 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा 2x माइनस 2y बराबर 23 दूनी 46। अब आप लोग को इसको घटाना है, यहाँ पर माइनस से प्लस कर दिया जाएगा, यहाँ पर माइनस 2y से 2y कैंसिल हो गया। आप लोग को 2x माइनस x आ गया। 46 में से आप लोग को 15 घटाना है, 31 आ गए, यानी कि x बराबर आप लोग का 31 आ गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 31। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? इस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 343। आर्टिकल 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये 343 भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में इसकी उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार समग्र साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? आप लोग को बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 74%। भारत की जनगणना के अनुसार समग्र साक्षरता दर 74% है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का उपयोग करती है। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा किसका उपयोग करता है? तो सौर ऊर्जा जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कोड भाषा में दिया गया हुआ है। फिक्सल इज क्यूट को 486 दिया गया हुआ है। इसको क्लीनर इज ब्यूटीफुल को 147 के रूप में दिया गया हुआ है। यहाँ पर भी कोड किया गया हुआ है।
यहाँ पर आप लोग बताना है एलिनॉर को कौन सा अंक प्रस्तुत करता है। यहाँ पर इन दोनों ऑप्शनों में आप लोग देख सकते हैं इज और यहाँ पर 4 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर इज, यहाँ पर भी इज, तो यानी इज का मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा। और इन दोनों में आप लोग फिक्सल इज क्यूट और फिक्सल इज यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर 4 का भी प्रयोग किया गया हुआ है, 8 का भी प्रयोग किया गया हुआ है। यहाँ पर फिक्सल से यहाँ इज और यहाँ पर फिक्सल इज, तो 8 4 दोनों का प्रयोग किया गया हुआ, तो यहाँ पर क्यूट का 6 निकल आएगा। और यहाँ पर बात करें तो ब्यूटीफुल यहाँ पर दिया ही नहीं गया हुआ है। और एलिनॉर यहाँ पर दिया गया हुआ है और एलिनॉर यहाँ पर भी दिया गया हुआ है, तो यहाँ पर 7 यहाँ पर भी दिया गया हुआ है और एलिनॉर के स्थान पर यहाँ पर भी 7 दिया गया हुआ है। तो इसको जो प्रस्तुत करता है ये ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 7। एलिनॉर 7 को प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पर कथन निष्कर्ष से संबंधित एक क्वेश्चन और आ रहा है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कुछ दरवाजे लकड़ी के बने हैं और कुछ लोहे के बने हुए हैं। दूसरे नंबर पे कहा गया है कुछ लोहे के टुकड़े सफ़ेद रंग के हैं और कुछ लाल रंग के हैं। तीसरे नंबर पर कहा गया है लकड़ी के सभी टुकड़े पीले रंग के हैं। यहाँ से आप लोग अब निष्कर्ष नीचे दिए हुए हैं, आप लोग को निष्कर्ष निकालना है इन चारों में से कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो निष्कर्ष को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, कम से कम एक दरवाज़ा लाल रंग का है। तो यहाँ पर आप यह नहीं कह सकते कि कम से कम एक दरवाज़ा लाल रंग का है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कहा गया है कुछ लाल रंग के हैं और कुछ टुकड़े सफ़ेद रंग के हैं, तो आप यह नहीं कह सकते कि एक दरवाज़ा लाल रंग का है। यह ऑप्शन आप लोग का गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, कोई भी दरवाज़ा पीले रंग का नहीं है। कोई भी दरवाज़ा पीले रंग का नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है लकड़ी के सभी टुकड़े पीले रंग के हैं, तो इससे यह नहीं निकल सकता कि दरवाज़ा पीले रंग का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं, सभी दरवाजे लकड़ी के हैं और पीले रंग के हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कुछ दरवाजे लकड़ी के बने हैं और कुछ लोहे के बने हुए हैं, और यहाँ पर दिया गया है सभी दरवाजे लकड़ी के बने हुए हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। अब डी ऑप्शन को पढ़ते हैं, कम से कम एक दरवाज़ा पीले रंग का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कम से कम एक दरवाज़ा पीले रंग का है, तो यह सत्य हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है लकड़ी के सभी टुकड़े पीले रंग के हैं, तो लकड़ी के सभी टुकड़े पीले रंग के हैं, तो यहाँ पर कम से कम एक दरवाज़ा है तो पीले रंग का हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इनमें कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है। तो इसमें इन चारों ऑप्शन में आप लोग को पढ़ना है कि कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेटस्केप भी एक ब्राउज़र है जो कि गूगल की तरह काम करता है, आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मोजिला भी एक ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, सफारी भी एक ब्राउज़र है। और यहाँ पर आउटलुक की बात करते हैं तो आउटलुक एक ब्राउज़र नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आउटलुक एक ब्राउज़र नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38, 10 दर्जन बैग 18,000 रुपये में ख़रीदे गए और 15% के लाभ पर बेच दिए गए। प्रत्येक बैग का विक्रय मूल्य आप लोग को ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 10 दर्जन बैग दिए गए हुए हैं, 10 × 12 यानी कि टोटल 120 बैग हैं और 18,000 रुपये में ख़रीदे गए हैं, 18,000 रुपये में। तो आप लोग को एक बैग की कीमत पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 18,000 इससे 120 से भाग दे देते हैं, 12 12 का 12 6 12 5 60। यहाँ पर एक बैग की कीमत आप लोग को 150 रुपये प्राप्त हो रही है। एक बैग की कीमत 150 रुपये है, इसको 15% लाभ पर बेचा गया है, तो 150 का 115%, 4 250, यहाँ पर आ जाएगा
यहाँ पर ज्ञात करते हैं 150 का 115%। यहाँ पर काट देते हैं 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 से गुणा करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 345/2। चलिए यहाँ पर 2 से भाग दे देते हैं तो 172.5 रुपये, यानी एक बैग का विक्रय मूल्य 172.5 रुपये है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 172.5 रुपये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। PQR का औसत भार 45 किलो है, यानी 3 लोग दिए गए हैं। PQR इनका औसत भार 45 किलोग्राम है। तो यहाँ पर P और Q का औसत भार 43 है, और यहाँ पर 2 लोग की बात की जा रही है, तो 2 लोगों में P और Q का औसत भार 43 है। तो यहाँ पर 86 हो जाएगा। 86 से घटा देंगे 135 में से, तो R का भार निकल आएगा, यानी कि 49। यहाँ पर R का वज़न ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 49 किलो। PQR का औसत भार 45 किलोग्राम दिया हुआ है। P और Q का औसत भार 43 किलो दिया हुआ है, और R का वज़न आप लोग को निकालना है। तो R का वज़न यहाँ से आप लोग को 49 प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40। यहाँ पर दिया गया हुआ है अनुपात में x अनुपात 1/18 समानुपात 3/5 अनुपात 5/9 को में x का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पर बीज का गुणा किया जाता है और इन दोनों का गुणा किया जाता है। तो चलिए करते हैं इन दोनों को गुणा। 5x/9 बराबर यहाँ पर 1/18 है, यहाँ पर 3/5 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x/9 बराबर 3/18 पंचे 90। 9 से यहाँ पर काट देते हैं, यहाँ पर 10 हो जाता है। तो यहाँ पर 5 नाम 50x बराबर 3। तो यहाँ पर निकल कर आएगा x बराबर 50/3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 50/3 आप यहाँ पर 50/3 नहीं, x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3/50, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि एक गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। मीथेन। मीथेन को ग्रीन हाउस गैस में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह भी पाई जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो यह भी पाई जाती है। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस में नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। क्यू का वेतन पी के वेतन का 4/5 भाग है, जो 85,000 रुपये प्रति माह है। आर का वेतन क्यू के वेतन का 3/4 भाग है। तो आर का प्रति माह वेतन आप लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। क्यू का वेतन यहाँ पर दिया गया हुआ है। क्यू का वेतन पी के वेतन का 4/5 भाग है। तो क्यू और पी का जो अनुपात हो जाएगा 4:5। इनको यक्स भी मान लेते हैं या ऐसे ही कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। और जो दिया हुआ है पी जो कि 85,000 रुपये प्रति माह है, इस 5 का अनुपात का मान हो गया 85,000 रुपये। यहाँ पर एक अनुपात का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से भाग दे देंगे तो 17,000 रुपये हो जाएगा एक अनुपात के उसमें। अब ज्ञात करें कि क्यू का पी का तो आप लोग को 85,000 रुपये हुआ, और क्यू का जो 4 अनुपात में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 17 चौक क्यू का मान आ जाएगा 68,000 रुपये उसका वेतन है प्रति माह। अब आर का वेतन या आर का वेतन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आर का वेतन क्यू के वेतन का 3/4 भाग है। आर का वेतन जो है क्यू का वेतन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 68,000 रुपये। 68,000 का 3/4 भाग है, तो यहाँ पर 4 से काट देते हैं 17 चौक 68, 17,003। तो यह आर का मान यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों को
17 अधिक 51,000 रुपये। तो 51,000 रुपये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51,000 रुपये। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो के अंत में आप लोग बताइएगा कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है, और आप अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इन 4 ऑप्शनों में से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती है। इसमें तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। अवश्रव्य तरंगे जिनका 20 हर्ट्ज़ से कम होती है आवृत्ति, और श्रव्य तरंगे जो कि 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बराबर होती हैं। 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच होती हैं, तो यह श्रव्य तरंगे होती हैं। और जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे, वो 20 किलो हर्ट्ज़ से अधिक होती हैं, और यह मानव के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताना है। ऑप्शन नंबर ए में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, ये गलत हो जाएगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर, ये भी गलत हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। एक तत्व की परमाणु संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या के बराबर होती हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये नाभिक के पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी आईपीएल टीम निष्क्रिय या समाप्त टीम नहीं है? तो यह 2016 का एनटीपीसी का पेपर है, जो कि पहले पूछ लिया गया था। तो इस समय डेक्कन चार्जर की टीम भी नहीं खेलती, गुजरात लायंस भी नहीं खेलती, कोच्चि टस्कर्स केरला भी नहीं खेलती, और पुणे वॉरियर्स इंडिया यह भी टीम नहीं खेलती है। तो यह क्वेश्चन आज के हिसाब से गलत हो जाएगा, लेकिन उस समय गुजरात लायंस की टीम खेलती थी, और यह टीम निष्क्रिय टीम नहीं थी, और ये सभी तीनों टीम निष्क्रिय थी। इसका उस समय राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1024 GB किसके बराबर होता है? यहाँ पर 1024 GB 1 TB के बराबर होता है। TB का मतलब होता है टेराबाइट। एक टेराबाइट में 1024 GB के बराबर होता है, और 1 GB में 1024 MB के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। PC वायरलेस का नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राउटर। राउटर जो होता है PC को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आवश्यक डिवाइस होता है, जो कि वायरलेस नेटवर्क के बिना ही कनेक्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, राउटर। अगर आप NTPC ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के पेपर का सेट चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।